डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन के प्रकार। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी एजम्पशन के बारे में स्टडी की थी। देखिए, आप जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशंस को जो एक्सप्लेन करता है। यानी कि आप जैसे साधन का मतलब लेबर, कैपिटल, उन सब का जैसे यूज़ करोगे आपके प्रोडक्शन में आप वही ग्रोथ देखोगे, राइट। यानी कि जैसा इनपुट का आप यूज़ कर रहे हो वैसे ही आउटपुट आएगा। क्लियर है? तो इसी को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक फर्म होती हैं, जो बिजनेस फर्म है, वो प्रोडक्शन की इनपुट में चेंजेस करके, यानी कि जो आप कह सकते हैं इनपुट में कुछ भी बदलाव करके जो आपके आउटपुट या कह सकते हैं उत्पादन की क्वांटिटी में परिवर्तन कर सकती हैं। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसके टाइप्स को। पहला टाइप है आपका शॉर्ट टर्म, जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न यानी अल्पकाल में उत्पादन या उत्पत्ति के नियम कहते हैं। यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड को हम एक नाम और जानते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न यानी उत्पत्ति के नियम। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्शन फंक्शन के शॉर्ट टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आ सकता है लॉ ऑफ रिटर्न को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, यानी उत्पत्ति के नियम। सेकेंड इसका टाइप है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय की या दीर्घकाल अवधि। इसे कहते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के जो पैमाने होते हैं उसे, या फिर कहते हैं रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, इसे हम दीर्घकाल में उत्पादन कहेंगे। क्वेश्चंस आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, या आपसे आ सकता है लॉ ऑफ रिटर्न या स्केल ऑफ रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो ये रिटर्न टू स्केल भी आ सकता है या लॉ ऑफ रिटर्न के बारे में पूछा जा सकता है। बात करते हैं कि ये टाइम पीरियड में क्या होता है। आप जानते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जो अल्पकाल का समय रहता है उसमें हमारे पास में सफिशिएंट टाइम यानी कि पर्याप्त समय नहीं रहता है। तो इसीलिए इस अवधि में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी वन एंड मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट आर फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल्स, यानी कुछ परिवर्तनशील होंगे। लेकिन जबकि लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होता है, संपूर्ण टाइम होता है, आप कह सकते हैं कि पर्याप्त समय होता है। इसीलिए इस अवधि में सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट आर वेरिएबल्स, यानी कि सभी साधन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि उसमें कम समय होता है, इसीलिए हम सारे फैक्टर, यानी कि हम अगर कोई कैपिटल लगाना चाहते हैं बिजनेस में तो एकदम हम शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी पूंजी का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जो कैपिटल हमारे पास होती है हम उसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों को अगर लेबर है वो ट्रेंड लेबर नहीं मिल सकता, कोई प्रशिक्षित श्रमिक नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन लंबे समय में ऑल फैक्टर्स आर चेंजेबल, यानी कि सारे के सारे आप कह सकते हैं फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। लंबे समय में आप कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रशिक्षित लेबर यानी कि जो ट्रेंड पर्सन रहते हैं लेबर, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम रहता है। मेन चीज़ क्या है, टाइम रहता है लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म पीरियड में आप कह सकते हैं टाइम की शॉर्टेज रहती है, समय का अभाव रहता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, और इसमें सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न यानी उत्पत्ति के नियम की। उत्पत्ति का नियम यानी क्या कहता है हमें, देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजेस इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट। ये बता रहे हैं कि जब कुल उत्पादन, आप कह सकते हैं कुल उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन आता है या कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसका मेन रीज़न क्या है, वो किसके रिजल्ट की वजह से आता है, ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन or increasing or decreasing the quantity of other factor of particular by keeping one factor constant is known as law of return। देखिए, ये कह रहा है कि अगर आप कुल उत्पादन में परिवर्तन देखते हैं, या हम कह सकते हैं कुल उत्पादन में जो परिवर्तन है वो एक साधन को आप स्थिर मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं वन फैक्टर को, और जो जितने भी अदर फैक्टर हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप या तो वृद्धि कर रहे हो या कमी कर रहे हो, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं उत्पत्ति के नियम।
सिंपल सा है, एक लाइन में याद रखना है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें जो चेंजेस आता है और वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है कि वन फैक्टर जो है वो आपका कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है, और जितने भी अदर फैक्टर जो है, जितने भी दूसरे हैं उसमें या तो आप वृद्धि कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज यानी कमी कर रहे हो। तो उसके कुल उत्पादन की इन कारण से, यानी एक फैक्टर को आप कांस्टेंट रख रहे हो और दूसरे फैक्टर में आप वृद्धि या कमी कर रहे हो, उसके कारण क्या होगा कि कुल उत्पादन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रिटर्न कहलाता है। क्लियर है आपको? आगे इसको और हम डिफाइन करते हैं। देखिए, the law state that when the in short term when some factor of production remain constant and quantity of any one factor is increased, then the MP either increase, constant or diminishing। सिंपल है कि ये जो नियम है ये हमें, ये कह सकते हैं, ये नियम हमें ये बताना चाहता है, क्या बता रहा है ये नियम, कि अल्पकाल में जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, अल्पकाल में जब भी आप कुछ साधन को स्थिर रखते हो और किसी एक साधन की मात्रा यानी क्वांटिटी है वो आप बढ़ाते हो, ठीक है, यानी कि एक साधन को तो आप स्थिर रख रहे हो और दूसरे साधन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है यानी कि सीमांत उत्पादकता, वो या तो बढ़ेगी, या तो आपकी वृद्धि होगी, या स्थिर होगा, या आपका उसमें ह्रास आएगा यानी कि कमी आएगी। सिंपल है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न को हम जानते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि अल्पकाल के रूप में। इसमें सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझें तो इसमें क्या कह सकते हैं कि एक साधन को, वन फैक्टर को तो आप क्या कर रहे हो, एक साधन को आप कर रहे हो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिर, और अदर फैक्टर्स को आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो या उनमें वेरिएबल ला रहे हो, या वेरिएबल का मतलब परिवर्तन ला रहे हो। क्या हो सकता है परिवर्तन, या तो आप अन्य साधन को बढ़ाओगे या उनको कम करोगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो या तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो सीमांत उत्पादकता है, वो या तो बढ़ेगी या कम होगी, या फिर आपकी बराबर यानी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इसका एक कह सकते हैं मीनिंग है लॉ ऑफ रिटर्न का। सिंपल से लैंग्वेज में क्या होगा, अगर आपसे कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए लॉ ऑफ रिटर्न का मीनिंग, तो लॉ ऑफ रिटर्न जो मीनिंग है वो हमें बता रहा है शॉर्ट टाइम पीरियड में सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ उत्पादन के साधन को आप कांस्टेंट रख रहे हो, स्थिर रखते हो, और सम फैक्टर आर चेंजेबल, यानी कुछ साधन को आप बढ़ा रहे हो, या तो इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो। तो इससे जो रिजल्ट आएगा आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, जो सीमांत उत्पादकता होती है वो या तो बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी, या फिर उसमें कमी आएगी यानी उसमें ह्रास आएगा। तो ये इसका एक मीनिंग है पर्टिकुलर लॉ ऑफ रिटर्न का। क्लियर है आपको? आज हम बात कर रहे हैं उसके जो लॉ ऑफ रिटर्न है, जिसे शॉर्ट टाइम पीरियड में हम कहते हैं, वो कितने पार्ट में हमको पढ़ना है। 3 लॉ ऑफ रिटर्न एक्सेप्टेबल, यानी कि 3 उत्पत्ति के नियम को स्वीकार किया गया है। एक्सेप्ट कितने किए हैं? 3 लॉ ऑफ रिटर्न को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कौन सा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी उत्पत्ति समता नियम, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी उत्पत्ति ह्रास नियम। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में या तो क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ रिटर्न पे आप एक ऐसे लिखिए, एक निबंध लिखिए, तब तो हमें लॉ ऑफ रिटर्न से स्टार्ट करना है यानी पूरे इंट्रोडक्शन से, या फिर क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट ये आता है क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उत्पत्ति ह्रास नियम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का। लेकिन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है, राइट। चलिए, लॉ ऑफ रिटर्न की बात करते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन आगे हम इसका डायग्राम और टेबल समझेंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसे कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। When quantity of some factor of production is increased, which also increase the marginal production, then it's known as a law of increasing return।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं कि हमने उत्पादन के कुछ साधन को बढ़ाया, प्लस का मतलब क्या हो गया, बढ़ाया, तो उससे रिजल्ट क्या आया, उससे रिजल्ट आया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ गई है। ठीक है, तो जब आप उत्पादन के साधन को बढ़ाते हो और जिससे आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो इसे कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, इन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो सिंपल है, हमें याद क्या रखना है कि जब आप फैक्टर्स को, सम फैक्टर्स को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो कौन सा नियम होगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम। If production increase, average cost and marginal cost will decrease. So the law is also termed as law of diminishing cost. ध्यान रखिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसी में ही आपको याद रखना है कि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, जब हम जानते हैं कि जब उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे हम लागत ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ इस लॉ का नाम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और साथ ही कहूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, ठीक है, तो ये सेम ही होगा। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत ह्रास नियम। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आपको अगर शॉर्ट में कुछ याद रखना है तो वो क्या याद रखेंगे आप, देखिए, आप जब यहाँ पे फैक्टर्स को आपने इंक्रीज किया तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी और जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब प्रोडक्शन उत्पादन जब बढ़ता है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा यूनिट्स में हम उत्पादन करते हैं, तो उसकी लागत क्या होती है, कम हो जाती है, राइट। इसको हम एक टेबल से प्रेजेंट करते हैं कि ये टेबल क्या बता रही है। देखिए, यहाँ पे आपको विथ टेबल एक्सप्लेन करना है। टेबल है, हमने ली है, फैक्टर लिए हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, कुछ फैक्टर्स हैं हमने लिए हैं, चाहे उसे लेबर या कैपिटल आप मान सकते हैं, राइट। बात करते हैं, पहला है आपका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की। उत्पादन में हमने क्या लिया है, 10 लिया है फर्स्ट में, सेकेंड है आपका 20 और थर्ड में है 30। टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्शन कैसे आया, 10 का 10 ही है। टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए प्रोडक्शन को क्या करें, सारे जो अलग अलग जो प्रोडक्शन थे उनको हम ऐड करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट आ गया आपका टोटल प्रोडक्शन में 10 और 20 कितना हो गया, 30। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 30। जब हमने और उत्पादन के साधन को बढ़ाया या कह सकते हैं इंक्रीज किया, तो देखिए 30 + 30 कितना हो गया, 60। तो ये हमारे किसे बता रहा है, टोटल उत्पादन को, यानी कि कुल उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन अपॉन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना है, 10/1, तो कितना आएगा 10। फिर करेंगे टोटल प्रोडक्शन 30 है, 30/2, तो कितना आएगा 50। फिर हमारा टोटल प्रोडक्शन है 60/3, यानी आ जाएगा 20। क्लियर है आपको? इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब हो गया सीमांत उत्पादन, ठीक है। सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि टोटल चेंज इन प्रोडक्शन, की जो टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आता है वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो देखिए 10 था, 10 और यहाँ पे तो कॉमन रहेगा आपका फर्स्ट फैक्ट में 10, यहाँ पे कितना चेंज आया 20 से, तो 20, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन। यहाँ पे 30 और 60 का कितना डिफरेंस है, 30। तो ये आ जाएगा, क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन को चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये हो गई बात हमारे प्रोडक्शन की। क्योंकि इस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ में एक लॉ और जुड़ गया है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। क्योंकि अभी हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट यानी लागत ह्रास नियम की। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितना है 100, हमने 100 लिया है, राइट। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, फर्स्ट में 100, सेकंड कैसे निकालेंगे 100 + 100 200, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 200। थर्ड में कैसे आएगा 200 + 100, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 300, कुल लागत कितनी हो गई 300, ठीक है। एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, औसत लागत। औसत लागत निकालने का फॉर्मूला होता है
टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन, यानी कुल लागत अपॉन कुल उत्पादन। क्लियर है आपको? देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट है आपकी 100 और आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है 10, तो 100 अपॉन 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा 10। फिर आपका सेकंड में है 200, टोटल प्रोडक्शन है 200 अपॉन कर दोगे आप टोटल प्रोडक्शन को, तो इसमें 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.67। क्लियर है? उसी साथ में आप टोटल प्रोडक्शन है आपका 300 और टोटल प्रोडक्शन कितना है 60, तो इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 5। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन, लागत बटा उत्पादन। क्लियर है? C अपॉन P। कॉस्ट कितनी है 100 अपॉन आप करेंगे प्रोडक्शन, 100 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा 10, 100 अपॉन 10। कॉस्ट कितनी है 100 अपॉन करोगे आप 10 से तो कितना आ जाएगा 10। सेकंड का निकालिए मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत कैसे निकालेंगे? आपका कॉस्ट कितना है 100, 100 अपॉन 20 क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है? उसके साथ में तीसरे का निकालिए, कितना होगा? आपका कॉस्ट है 100 अपॉन आपकी प्रोडक्शन है यहाँ पे 30, तो यहाँ लिखेंगे आप 100 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 3.30। ठीक है, तो साथ ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 10, 15, 20 इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन भी आपका 10, 15, 20 यानी इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन भी देखिए 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था, इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन लिखना है कि क्या हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन और आपको एवरेज प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हो रही है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, औसत जो उत्पादन है वो कंपैरिजन टू कम है किसके? आपके औसत जो लाभ उत्पादन है वो आपका कम है कंपैरिजन टू आपके सीमांत उत्पादन से, यानी कि सीमांत उत्पादन है उसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है। देखा आपने 10, 20, 30, जबकि आपने देखा कि एवरेज प्रोडक्शन है उसमें कम है, यहाँ पे 10, 15 और 30 का जो है वो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन यानी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तो आपका इंक्रीज हो रहा है यानी कि वृद्धि, जबकि कॉस्ट आपने देखी होगी कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे पहले क्या थी? एवरेज कॉस्ट 10 थी, फिर 6.67 और फिर 5 आ गई, तो एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है। और मार्जिनल कॉस्ट पहले थी 10, फिर थी 5 और फिर थी 3.30। तो आपने देखा 10, फिर 5, फिर 3.30, तो कॉस्ट आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग यानी कमी हो रही है। राइट, तो ये आपकी कॉस्ट कम हो रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कॉस्ट कम हो रही है वो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो रही है ज़्यादा किसके? एवरेज कॉस्ट के। क्लियर है आपको ये टेबल? इसके साथ में हम इसके डायग्राम का डिस्कस करते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल सा बनाना है। ओ एक्स पे फैक्टर बताने हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ओ वाई पे आपको प्रोडक्शन बताना है। टोटल प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, फिर आपने देखा मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा था और फिर आपका एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कंपैरिजन टू बढ़ रहा था किसके? एवरेज प्रोडक्शन के। तो ये जो डायग्राम है वो आपका उत्पत्ति के नियम यानी कि जो इंक्रीजिंग है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, उसको प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हम कॉस्ट का भी डायग्राम बनाएंगे। ओ एक्स पे हमने फैक्टर्स बताए हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और ओ वाई पे हम बता रहे हैं आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट आपने देखा क्या हो रहा था? गिर रही थी, गिरावट आ रही थी, एवरेज कॉस्ट गिर रही थी, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल कॉस्ट है उसमें गिरावट ज़्यादा आ रही थी। क्लियर है आपको? तो ये डायग्राम था। देखिए ये ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन में ज़्यादा हम कह सकते हैं साधन का यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई ज़्यादा उत्पादन करेंगे और फर्स्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा फैक्टर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है यानी सुधार होता है, एफिशिएंसी बहुत ग्रोथ करती है, हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेविंग मिलती है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा होलसेल रेट पे कुछ साधन आपको बहुत इजी से मिल जाता है, तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए उत्पादन बढ़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। ये मेन रीज़न था। कॉजेज ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि क्या कारण है ऐसा नियम लागू
बात करते हैं इस नियम के क्रियाशील होने के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ ऑपरेशन। लॉ ऑफ रिटर्न क्यों लागू होता है, इसके कुछ कारण हैं। ये जो लॉ ऑफ रिटर्न है यानी कि हम जो इंक्रीजिंग वाला पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, तो ये मेन है। ये क्यों ऐसा होता है कि जब हम फैक्टर्स को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इसका मेन कारण है कि कुछ हमारे पास जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। जैसे मशीनरी है, मशीन जो हम आप कह सकते हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही मशीन को हमें पूरा यूज़ करना होता है। उसी तरह से जो हम कैपिटल लेके आए हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस कैपिटल का भी हो सकता है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हमारी मन मर्जी से हम उसका यूज़ है कैपिटल का, पूंजी का, अपने कार्य में नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साधन जो होते हैं उनके परिवर्तनशील साधन यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको जब लगाया जाता है तो जो प्रोडक्शन होता है वो उन फैक्टर जो हमने फैक्टर की संख्या बढ़ाई है उनसे ज़्यादा वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है कि कुछ फैक्टर क्या होते हैं जिसे हम विभाजन नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं मशीनरी एंड कैपिटल। बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यानी कि आंतरिक और बाह्य बचत। सिंपल है कि जब कोई प्रोड्यूसर है जो उत्पादन करता है वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है, तो जब आप देखते हैं लार्ज स्केल पे जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो हमें बहुत सारी कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यानी कि बचत प्राप्त होती है। यानी कि हम जो भी फैक्टर यूज़ करेंगे वो फैक्टर इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमें बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना है, इसीलिए वहाँ पे बचत प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उसकी लागत होती है वो क्या होती है, कम आती है। क्लियर है आपको? यानी कि इन बचत के कारण ही उत्पादन जो है वो अधिक ज़्यादा होता है। इसीलिए कह सकते हैं उत्पत्ति का वृद्धि नियम यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो लागू होगा। सिंपल है कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, कभी भी आपने देखा होगा कि होलसेल पे जो हम परचेज करते हैं होलसेल रेट पे, वो रिटेल प्राइस से हमें जो है वो कम रेट पे मिलता है, राइट। बात करते हैं एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर, साधनों की पर्याप्त उपलब्धि। सिंपल है कि जब उत्पादन बढ़ाना है, जब आप कह सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा आप बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करोगे तो आपको जो फैक्टर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। या आप साधनों की आप कह सकते हैं कमी या वृद्धि कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसीलिए कह सकते हैं कि ये नियम लागू होता है जिसमें हम उत्पादन है वो हमें जो साधन है वो आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि जब फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो मेन क्या कारण है कि जो फैक्टर है वो आपको आसानी से मिल रहे हैं, इसीलिए आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो यानी कह सकते हैं सीमांत उत्पादन है वो बढ़ता है। क्लियर है आपको? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर यानी साधनों का प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको आप देखते हैं कि अगर आप कोई कॉस्टली प्रोडक्शन के लिए आप फैक्टर है वो यूज़ कर रहे हो, कोई साधन बहुत महंगा है, कॉस्टली है, तो उसे आप क्या करोगे, उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे सस्ते यानी कि चीपर जो फैक्टर्स रहते हैं सस्ते साधन से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे यानी कि उसका प्रतिस्थापन कर दोगे। तो इससे जो आपकी कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कम आएगी, यानी कि लागत घटेगी और उत्पादन का जो कह सकते हैं क्वांटिटी वो बढ़ेगी। यानी कि साधनों का प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपेंसिव साधन होंगे यानी जो एक्सपेंसिव फैक्टर है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, जो चीपर फैक्टर होंगे उनमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट फैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि महंगे साधनों की जगह आप सस्ते साधनों का, चीपर फैक्टर का यूज़ कर रहे हो और उसी कारण आप कह सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम होगी, लागत कम होगी। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम वैज्ञानिक आविष्कार। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा आविष्कार पे साइंटिफिक जो है इन्वेंशन करते हैं तो ये नियम क्या है, कह सकते हैं ये नियम वर्क करेगा। सिंपल है कि आप अपने टेक्निक्स में, आप अपनी तकनीकी में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करके इस नियम को क्रियाशील बनाते हैं। इसका कारण है कि उद्योग जो है वो नए नए टेक्निक्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को ग्रोथ कर सकता है। सिंपल है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो ग्रोथ होगा अगर आपने वैज्ञानिक आविष्कार के
कारण, राइट। तो आपने ये देखा कि ये जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, इसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे हमने कॉजेज़ पढ़े जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जब आप फैक्टर को बढ़ाते हो, फैक्टर को इंक्रीज़ करते हो, तो सिंपल है, जब आप फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हो, जो वेरिएबल फैक्टर है उनको इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पादन है वो भी बढ़ता है, और आपकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये कौन सा लॉ बता रहा है हमें? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, राइट। तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में था, यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्लियर है? ओके, थैंक यू।